नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7th के सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जैवमंडल और भूदृश्य। तो जैवमंडल का अर्थ क्या है, इसके महत्व क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तो हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है, ये बात सभी को मालूम है। और आगे है, सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में वे सभी तत्व मौजूद हैं जो अपने जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है? जैसे हवा, पानी, स्थल आदि। तो ज़रा विचार कीजिए, यदि पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जीव जंतु नहीं होते तो यह कैसी दिखाई देती। सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तरह जीवन की शुरुआत से पहले पृथ्वी भी एक चट्टानी पिंड की तरह थी, जिस पर जल और गैसें विद्यमान थी। इस प्रकार पृथ्वी पर केवल 3 मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों मंडलों के नाम याद रखने हैं आपको। 3 मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो यह पृथ्वी की पूर्णतः निर्जीव अवस्था थी। ऐसा माना जाता है कि करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी पर पहला जीव पानी में विकसित हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे अनेक जीवों का विकास भी हुआ और जो पृथ्वी पहले निर्जीव थी उस पर असंख्य जीव दिखाई देने लगे। इस प्रकार भूमंडल पर वर्तमान में दिखाई देने वाले जैवमंडल का विकास लगभग करोड़ों वर्ष पहले ही हुआ है। अब देखते हैं अपन जैवमंडल की परिभाषा क्या है। ये इंपॉर्टेंट, आप अंडरलाइन कर लीजिए। पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है वह जैवमंडल कहलाता है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव शामिल हैं। इसके साथ साथ विस्तृत और विविध वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्य इस जैवमंडल के हिस्से हैं। पृथ्वी की ठोस सतह को हम स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल की परिभाषा है, पृथ्वी की जो ठोस सतह है उसको हम स्थल मंडल कहते हैं, और जो जलीय भाग है उसी को जल मंडल, जलीय भाग को जल मंडल, और धरातल से ऊपर वाला जो हिस्सा है जहाँ गैसें पाई जाती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। जब ये तीनों मंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जैवमंडल की रचना होती है। तो ध्रुवों के बर्फानी प्रदेशों से भूमध्य रेखीय प्रदेशों की तीक्ष्ण गर्मी, आसमान से लेकर सागर तक की गहराई, चाहे जिस रूप में हो, पृथ्वी पर जीवन है। मतलब पृथ्वी के प्रत्येक हर हिस्से में जीवन विद्यमान है। सूक्ष्मतम जीवाणु से लेकर बड़े बड़े पौधों और विशालकाय पशुओं तक न केवल आकार में परंतु जीव जगत के प्रकार और पर्यावरण में भी विभिन्नता पाई जाती है। क्या समग्र पृथ्वी पर जैवमंडल है? ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जैवमंडल है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी पृथ्वी अत्यंत विशाल है और इसके समग्र भूभाग पर जीवन संभव नहीं है, जीवन नहीं है। हमारे पृथ्वी के विशाल भूभाग के कुछ हिस्सों को छोड़कर शेष पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के जैवमंडल को वस्तुतः 3 बातें खास बनाती है। अब वो 3 बातें कौन कौन सी है देखते हैं आगे। सबसे पहली बात तो ये है, सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी पर विशाल मात्रा में जल उपलब्ध है, पानी पीने के लिए अपने को जल चाहिए। और पृथ्वी पर तरल, गैस और ठोस पदार्थों के तीनों स्वरूपों के एक अच्छा समन्वय है। जैवमंडल वायुमंडल के उस छोर तक फैला है जहाँ पक्षी और कीट पाए जाते हैं। वहीं इसका विस्तार स्थल के नीचे गहरी गुफाओं और बिलों में, सागर की गहराइयों में भी है। अर्थात वह हर स्थान जहाँ किसी भी रूप में जीवन के चिन्ह हैं वो जैवमंडल का भाग है। जैवमंडल में पाई जाने वाली जीवों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है वनस्पति जगत, दूसरा है जीव जगत। वनस्पति जगत में जिसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और घास सम्मिलित होती हैं, और जीव जगत जिसमें मनुष्य सहित स्थल, जल और वायु में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित होते हैं। अब बात करते हैं पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र क्या है, इसके महत्व क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो कई ऐसी वस्तुएं भी दिखेगी जो निर्जीव हैं, जैसे टेबल है, पंखा है, कुर्सी है, ये सभी निर्जीव वस्तुएं आती है। अब देखो, जल, मिट्टी, पत्थर आदि सभी निर्जीव हैं। इनको अजैव भी कहते हैं। जीव नहीं होते इनका, तो इसलिए अजैव भी कहते हैं। इन्हें निर्जीव चीज़ों के बीच पृथ्वी पर अनेक जीव पनप रहे हैं,
जिन्हें सजीव या जैविक भी कहा जाता है। इन जैविक और अजैविक चीज़ों ने हमें चारों ओर से घेर रखा है और यही हमारे पर्यावरण के अंश हैं। सभी जीव आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसके साथ साथ अपने पर्यावरण से प्रभावित भी होते हैं और उसे भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जीवों और पर्यावरण के आपसी संबंधों की जटिल व्यवस्था बन जाती है। मतलब जीवों और पर्यावरण के बीच में इतने घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं कि इनकी एक जो व्यवस्था वो बहुत जटिल व्यवस्था बन जाती है। आगे बात करते हैं, पारितंत्र की परिभाषा दी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो इस जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक अंतर्संबंध को ही पारितंत्र कहा जाता है। यह आकार में एक छोटे तालाब या अमेजन के विशाल वर्षा वन के रूप में हो सकता है। कहने मतलब पारितंत्र छोटा सा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यही नहीं, हमारी धरती भी एक विशाल पारितंत्र है। आप पाएंगे कि पृथ्वी पर न केवल एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा हुआ है, बल्कि वह उसके पर्यावरण में मौजूद निर्जीव वस्तुओं से भी जुड़ा हुआ है। सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह तो बात सभी को मालूम है कि अगर किसी को जीव जंतु को जीवित रहना तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और यह ऊर्जा उन्हें एक दूसरे पर निर्भर होकर और पर्यावरण से प्राप्त होती है। एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है और पृथ्वी और उसमें निवासित हर जीव की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। सभी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य भगवान से मिलती है, जिसकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यही नहीं, यही ऊर्जा एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक एक खाद्य श्रृंखला के रूप में हस्तांतरित होती जाती है। अगर हम एक जंगल को देखें तो पाएंगे कि कैसे पौधे जो सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं, उन्हें हिरण या खरगोश खाते हैं। इन शाकाहारी पशुओं को शेर या भेड़िया खा जाता है। शेर और भेड़िए की मृत्यु के बाद उसके शरीर को अपघटक जीव मिट्टी में मिला देते हैं। यह एक खाद्य श्रृंखला है जो आगे से आगे चलती रहती है। एक अन्य उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं कि सूर्य की ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और मृदा यानी मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधों से एक कीट अपना भोजन प्राप्त करता है। उसी कीट को चूहे को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। बाज के मरने के बाद अपघटक जीव है उसे मिट्टी में मिला देते हैं। इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला पूरी हो जाती है। तो वास्तव में क्षेत्र कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल जाल है, जिसे खाद्य जाल भी कहा जाता है। तो ये जो चित्र बना हुआ है खाद्य श्रृंखला के बारे में बना हुआ है, उत्पादक है, उससे शाकाहारी सर्वाहारी ये सभी चीज़ें दी हुई हैं। इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी की सतह उबड़ खाबड़ है, एकदम समतल नहीं है बल्कि उबड़ खाबड़ है। कहीं गड्ढे हैं तो कहीं पर्वत है, उबड़ खाबड़ एक तरह की। साथ ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जलवायु में लगातार परिवर्तन होता है। ये सभी भौगोलिक परिस्थितियाँ, चाहे उच्चावच हो या जलवायु, पर्यावरणीय विभिन्नताएं व्यक्त तो करती हैं। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण पृथ्वी पर असंख्य जीवों का विकास भी हुआ है। अलग अलग पर्यावरणों से अलग अलग पशु पक्षी व वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। सभी जीव अपने पर्यावरण के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं। पर क्या पर्यावरण ही हम जीवों को प्रभावित करता है? नहीं, केवल भौतिक पर्यावरण ही जीव जगत पर प्रभाव नहीं डालता, बल्कि जीव भी अपने पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। मानव ने अपने प्राकृतिक पर्यावरण में बहुत परिवर्तन किए हैं। ये परिवर्तन सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। आज हम सिंचाई की सहायता से रेगिस्तान में कृषि कर सकते हैं, और वहीं मनुष्य ने ही जंगलों को काट डाला है। अब पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रत्येक जीव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये बात तो सही है, इसलिए इनका संरक्षण करना भी आवश्यक है। अब पारितंत्र का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? वर्तमान में मानव आर्थिक विकास के नाम पर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए पारितंत्र को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है। मतलब इंसान के दिमाग में ये है कि हम पृथ्वी से ज़्यादा लें, बल्कि उसको कुछ दे नहीं सकते। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन पेड़ तो लगाते नहीं बल्कि उनको काट रहे हैं, तो ये तो नुकसान ही है। तो मानव अपने कार्यों जैसे प्राकृतिक वनस्पति और जीवों का विनाश करना, मूल जंतुओं और वनस्पति के स्थान पर विदेशी जंतुओं और वनस्पतियों को स्थापित करना, विकास के लिए पारितंत्र के संगठकों में परिवर्तन करना, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करना, वायुमंडल की गैसों के अनुपात को बदलना, पर्यावरण को प्रदूषित करना, इन सभी के कारण
ये इतने सारे कार्य हैं, इन कार्य के द्वारा पारितंत्र का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। तो इसके दुष्प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन है वो संकट में पड़ जाएगा। अतः पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखना अति आवश्यक है। यह कार्य केवल मानव ही कर सकता है। हमें विकास के कार्य इस प्रकार करने चाहिए कि उससे पारितंत्र को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। मानव को चाहिए कि वह प्रकृति का दोहन कर लूट लेने की नीयत है वो नहीं रखें, बल्कि उसका सहयोग कर उसके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें और सतत विकास की ओर अग्रसर होने का प्रयास करें। अब पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। साधारण पृथ्वी पर निम्नलिखित आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी बेसिन, समुद्र और तटीय मैदान, द्वीप, ये सभी पाए जाते हैं। हम आगे इन स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे और इनको चित्रों के माध्यम से पहचानने का प्रयास भी करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं पर्वत के बारे में। तो ऐसे स्थान जो प्राकृतिक रूप से आसपास के स्थानों से लगभग 600 मीटर से अधिक ऊंचे और सैकड़ों किलोमीटर लंबे होते हैं, उन्हें पर्वत कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, पर्वत की परिभाषा है ये नीचे से चौड़े होते हैं और ऊपर की तरफ संकरे होते हैं और नुकीले भी होते जाते हैं। ऊपर के नुकीले भाग को पर्वत की चोटी कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, पर्वत की चोटी किसे कहते हैं। ऊपर के नुकीले भाग को पर्वत की चोटी कहते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जामों के अंदर पूछा जाता है ये। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची चोटी पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो धरती की विशालतम पर्वत श्रृंखला हिमालय में स्थित है। और इसकी ऊंचाई भी याद रखनी, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर है। जब पर्वत एक रेखा के क्रम में होते हैं तो इसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ये श्रृंखला सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हो सकती है। क्या आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची पर्वत चोटी पृथ्वी पर मौजूद है? फर्क इतना है कि वह समुद्र की तली पर स्थित है। समुद्र के नीचे भी पर्वत स्थित है। प्रशांत महासागर वेरी इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर में एक पर्वत है जो इस दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, नाम है उसका मोनाकी पर्वत। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में आने लायक सवाल है, अंडरलाइन कर लीजिए। तो प्रशांत महासागर में मोनाकी पर्वत समुद्र की तली से ये देखो 10,205 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा 10,205 मीटर ऊंचा है। लेकिन इसका अधिकांश भाग है ना वो समुद्र के अंदर डूबा हुआ है। पर्वतों की एक खासियत यह भी है कि इनकी जलवायु आसपास के क्षेत्रों से थोड़ी ठंडी ज़्यादा होती है। तो क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता रहता है, पर्वत वर्षा को भी प्रभावित करते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से टकराकर बादल वर्षा कर देते हैं। पर्वतों के जिस तरफ बादल वर्षा करते हैं उसे पवनमुखी कहते हैं। मतलब हवा है वो पर्वतों से टकरा जाती है, जिस तरफ बारिश हो जाती है उसको तो पवनमुखी कहते हैं, क्योंकि उनका मुख है वो पवन के सामने होता है। और वहीं दूसरी तरफ के भाग को पवन विमुखी भाग कहते हैं। यहाँ वर्षा कम होती है, इसलिए इसे वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। मतलब पर्वत का दूसरा हिस्सा जहाँ पे बारिश नहीं होती है उसको वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। इस चित्र के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल तेज होने के कारण कृषि भूमि कम उपलब्ध होती है। तीव्र ढालों पर लोग भी बहुत कम रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले अधिकांश लोग पशुपालन भी करते हैं। हिमालय में अब देखो ये जातियाँ हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हिमालय में कौन कौन सी जाति के लोग रहते हैं? हिमालय में गद्दी, बकरवाल और भोटिया जनजातियाँ भी रहती है, जो वहाँ मौसमी प्रवास करती है, मतलब मौसम के हिसाब से वहाँ पे रहती है। तो ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये लोग गर्मियों में अपने पशुओं के साथ ऊंचे चारागाहों में चले जाते हैं और जब ठंड बढ़ जाती है तो ये घाटियों की तरफ पलायन करते हैं। ये पर्वत प्राकृतिक वन्य जीवों को भी आश्रय प्रदान करते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में जो बकरवाल चरवा है उनके चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब पठार के बारे में पढ़ते हैं। पठार क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है और ये किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक है, ये पढ़ेंगे हम। तो कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे और चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं पठार कहलाते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पठार की परिभाषा है ये। इनका उपयोग अधिकांशतः चारागाहों के रूप में किया जाता है। कहीं कहीं जहाँ संभव हो सके निचले पठारों पर कृषि भी संभव है, की जाती है कृषि भी। भारत में दक्कन का पठार वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए।
भारत में दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। पठार सैकड़ों मीटर से हजारों मीटर की ऊंचाई तक हो सकते हैं। पठारों में खनिजों के भंडार सबसे अधिक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ पे खनिज बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो पठारों में खनिजों के भंडार बहुत अधिक होते हैं, जैसे लोहा, कोयला आदि होते हैं। अब पढ़ेंगे मैदानों के बारे में। मैदान क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी हम लेंगे अभी। तो सामान्यतः समतल भूभाग को मैदान कहा जाता है। औसत समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर से भी कम होती है। पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग की सतह के लगभग आधे भाग पर मैदान पाए जाते हैं। तो मैदान की तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रही होगी। तो ये नदियों द्वारा पोषित होते हैं और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा के जमने से इनका निर्माण होता है। इसी कारण ये बड़े उपजाऊ होते हैं और कृषि यहाँ अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि मतलब नदी जो मिट्टी लेकर आती है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है और वहाँ पे खेती भी बहुत अच्छी होती, पैदावार अच्छी होती है। तो भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान इसका अच्छा उदाहरण है। अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। सपाट भूमि होने के कारण परिवहन आसान होता है और सड़क तथा रेल मार्ग बनाने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी बहुत अधिक होता है, लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लोग अधिक बसते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। अब मैदान भी कितने दो प्रकार के होते हैं, कौन से? एक तो तटीय मैदान जो समुद्र तट के ऊपर होते हैं, और एक आंतरिक मैदान। तो तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे हैं, और आंतरिक मैदान जो मुख्य भूमि पर नदियों द्वारा मिट्टी का निक्षेप करने से बनते हैं। अब बात करते हैं नदी बेसिन के बारे में। धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाले जल को नदी कहा जाता है। नदी की परिभाषा है, अंडरलाइन कर लीजिए, जो हमेशा ढाल के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर बहती है। सामान्यतः नदियों की उत्पत्ति वो पहाड़ी क्षेत्रों से होती है, जहाँ से ये मैदानों में आती है और अंत में सागर या झील में मिल जाती है। कुछ नदियाँ जो ऊंचे पर्वतों से निकलती है और वर्ष भर बहती है। इन नदियों को जल न केवल वर्षा से मिलता बल्कि पर्वतों पर जमी जो बर्फ़ है, बर्फ़ के पिघलने से भी इन नदियों में जल बहता रहता है। इसी कारण ये नदियाँ वर्ष भर बहती है। इन्हें सदावाहिनी या नित्यवाहिनी नदियाँ कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। सदावाहिनी या नित्यवाहिनी नदी कैसे कहते हैं? जो साल भर बहती रहती है। जैसे गंगा, यमुना नदियाँ इसके अच्छे उदाहरण हैं। कुछ नदियाँ ऐसी भी होती है जो केवल वर्षा ऋतु में बहती है, उन्हें मौसमी नदियाँ कहते हैं। मतलब जो पूरे 12 महीने नहीं बहती है, तो केवल वर्षा ऋतु में बहती, बारिश आती है तो वो बहती, वरना नहीं बहती है। तो ये चित्र आपके सामने बना हुआ है। नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, सहायक नदियाँ कौन सी है, संगम कहाँ है, मुख्य नदी, तट पर बांध बने हुए उनका की और डेल्टा, इन सब के बारे में बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली जो लूनी नदी है वो इसी का उदाहरण है। जिस प्रकार पेड़ में एक तना और उसकी कई शाखाएं होती हैं जो तने से जुड़ी हुई होती है, ठीक उसी प्रकार नदियों की भी कई शाखाएं होती है जो आसपास के क्षेत्रों से आकर मुख्य नदी में मिल जाती है। इन्हें सहायक नदियाँ कहा जाता है। इन सहायक नदियों में बहने वाला जल मुख्य नदी में आकर मिल जाता है। स्थल का वह भूभाग जहाँ मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ बहती है वह नदी का बेसिन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए इसको भी। नदी बेसिन की परिभाषा है ये। जैसे भारत के उत्तरी मैदानों में बहने वाली गंगा नदी में उसकी सहायक नदियाँ जैसे यमुना, चंबल, सोन आदि बहकर आती है। यह समस्त स्थान जहाँ से गंगा में पानी बहकर आता है उसे गंगा बेसिन कहलाता है। अब बात करते हैं समुद्र और तटीय मैदानों के बारे में। समुद्र में अथाह जल है, ये तो बात सभी को पता है, लेकिन यह जल खारा होता है, पीने लायक नहीं होता। हम इसको पी नहीं सकते, पानी तो बहुत है लेकिन पीने लायक नहीं है। कई छोटे छोटे सागरों से मिलकर महासागरों का निर्माण होता है जो अत्यंत विस्तृत और विशाल होते हैं। प्रमुख रूप से पृथ्वी पर 4 महासागर हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। 4 महासागरों के नाम भी दिए हुए हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। इन सागरों एवं महासागरों में जीवन का एक अथाह संसार है। इनमें अनगिनत जीव पाए जाते हैं। जल के नीचे महासागरों में भी धरातल की भांति कई स्थल पाए जाते हैं, जैसे पर्वत होते हैं, पठार, मैदान, खाइयाँ आदि इन महासागरों के अंदर भी होती है। यह हमारे लिए भोजन एवं खनिजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। सदियों से ही मानव इन सागरों का उपयोग परिवहन के सस्ते साधन के रूप में करता आ रहा है। यदि 2 स्थान समुद्र से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो नावों तथा बड़े जहाज़ों की सहायता से बिना कोई सड़क या रेल मार्ग का निर्माण किए सामान को आसानी से पहुंचाया जा सकता है।
समुद्रों के किनारे पर स्थित स्थल को तट कहा जाता है। तट की परिभाषा है, अंडरलाइन कर लीजिए इसको भी। इन तटों पर लोग मनोरंजन के लिए भी आते हैं। समुद्र के किनारों पर रहने वाले लोग मछली पालन भी करते हैं और वहीं तट से थोड़ा दूर कृषि भी करते हैं। अब बात करते हैं द्वीप के बारे में। द्वीप वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, द्वीप की परिभाषा है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। यह महाद्वीपों से छोटा होता है और तथा नदी, तालाब, समुद्र या महासागर में कहीं भी स्थित हो सकता है, जैसे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप इसके उदाहरण हैं। क्या आप जानते हैं कि असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप में नदी का विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है। माजुली द्वीप किस नदी के ऊपर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। या ऐसा पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप। वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। और माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में है, असम राज्य में। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो वहाँ पे माजुली द्वीप बना हुआ है। तो आपने जाना कि चारों ओर से घिरे स्थलीय भाग को द्वीप कहते हैं, पर क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे स्थान को क्या कहेंगे जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो? ऐसे स्थानों को प्रायद्वीप कहते हैं। भारत भी एक तरह से प्रायद्वीप भारत है, वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ महान हिमालय पर्वत है जो भारत का मुकुट है और दुश्मनों से ही हमारी रक्षा करता है। तो भारत एक प्रायद्वीपीय पठार है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपने सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से देवें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और आपसे एक निवेदन है कि ये जो ये वीडियो है वो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं किताबों से आते हैं। मान लो अगर किसी क्वेश्चन पर कोई आपत्ति आ गई, तो अगर हम रीट लगाना चाहें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उन्हीं को शाश्वत सत्य माना जाता है। बाकी कोई गाइड वगैरह काम नहीं आती है, उनको कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। इसलिए ये किताबें शुरू की गई है ताकि बच्चों को तो फ़ायदा हो, बाकी जो कंपटीशन एग्ज़ाम में जो फाइट करें उनको भी ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, इसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपसे निवेदन भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, ताकि मैं मेहनत भी अच्छी तरह से कर सकूं। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।